नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राम मूर्ति। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में मानव भूगोल से संबंधित पाठ 1 का अति महत्वपूर्ण विषय वस्तु का जो क्वेश्चन होता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर था, उसके बारे में डील किए थे। आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करेंगे पार्ट 2, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आपके सामने में पहला प्रश्न यहाँ पर है कुछ इस प्रकार से कि जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न 2015 में पूछा गया है। तो हमसे कहा गया है कि जन्म दर और मृत्यु दर में क्या अंतर है, इसके बारे में बतलाइए। तो जन्म दर और मृत्यु दर में निम्नलिखित अंतर है। पहला, इधर जन्म दर दिए हैं और इधर क्या है, मृत्यु दर। अगर हम लोग जन्म दर की बात करें तो कह सकते हैं कि प्रति 1000 व्यक्तियों के बीच जीवित शिशुओं के दर को जन्म दर कहते हैं। मतलब अगर 1000 बच्चा जन्म लिया, मान कर चलते हैं किसी शहर में 1000 बच्चा जन्म लिया, उसमें से जितने बच्चे जीवित बचे उसे हम लोग जन्म दर कहते हैं। मान कर चलिए कि 1000 बच्चा जन्म लिया, उसमें से 40 को बच्चा मर गया, तो जीवित कितना बच्चा बचा, 960। तो जन्म दर जो हो गया वो 960 हो गया ना। प्रति 1000 में जितने बच्चे जीवित बचे उसे जन्म दर कहते हैं। अब अगर मृत्यु दर की बात करें तो कहेंगे प्रति 1000 व्यक्तियों के बीच मृतक शिशुओं की दर को मृत्यु दर कहते हैं। यानी 1000 शिशुओं में जितने शिशु की मृत्यु हो गई उसे हम लोग मृत्यु दर कहते हैं। अगर हम बात करें जन्म दर की दूसरी पॉइंट के बारे में, दूसरा पॉइंट कहता है कि इसका मापन प्रति हजार प्रति वर्ष से किया जाता है और इसका मापन भी प्रति हजार प्रति वर्ष के दर से किया जाता है। अगर हम बात करें जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो तो इसे धनात्मक वृद्धि कहते हैं। यानी जब जन्म दर अधिक हो और मृत्यु दर कम हो तो ऑब्वियसली बात है कि जनसंख्या में वृद्धि होगा और इसे हम लोग धनात्मक वृद्धि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, धनात्मक वृद्धि कहते हैं। लेकिन जब मृत्यु दर जन्म दर से अधिक होता है तो इसे ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक वृद्धि। यानी जब जन्म दर ज्यादा हो तो धनात्मक वृद्धि और जब जन्म दर कम हो तो ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और ये रहा स्क्रीन बोर्ड पर अगला प्रश्न। ये प्रश्न 2010 और 18 दोनों में पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक निम्नलिखित है। पहला जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, तीसरा प्रवास। जन्म दर, अगर बच्चे जन्म लेते हैं, शिशु जन्म लेते हैं तो इससे क्या होगा, जनसंख्या में वृद्धि होगा। अगर मृत्यु होता है तो क्या होगा, जनसंख्या में कमी होगा। लेकिन जनसंख्या में बढ़ोतरी और जनसंख्या में कमी का एक और कारण हो सकता है, वो है प्रवास। अब मानकर चलिए किसी शहर में 1 लाख व्यक्ति है। किसी शहर में कितने व्यक्ति है, 1 लाख व्यक्ति है। अगर इस शहर से और दूसरे शहर में मान के चलिए 50,000 व्यक्ति है। अब यदि इस शहर से, ये पहले शहर से अगर 50,000 व्यक्ति अगर इस शहर में चले आए तो इस शहर का जनसंख्या अब हो गया 1 लाख। लेकिन इस शहर का जनसंख्या घट के कितना हो गया, 50,000। समझे। तो प्रवास भी मतलब जनसंख्या में परिवर्तन का मुख्य कारण हो सकता है। तो याद रखेंगे जनसंख्या में परिवर्तन के 3 कारण हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास। ये था चैप्टर नंबर 2 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। यही से प्रश्न रहेंगे, ये मेरा गारंटी है। आगे की ओर चलते हैं। ये चैप्टर नंबर 3 से है, जिसका नाम है जनसंख्या संगठन। चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है, जनसंख्या संगठन। और इसका जो सबसे पहला प्रश्न है वो कहता है कि जनसंख्या संयोजन से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न 2011 में पूछा गया है। तो अगर जनसंख्या कहता है कि जनसंख्या का तात्पर्य जनसंख्या की उन विशेषताओं से है, यानी जनसंख्या संयोजन, यहां लिख दीजिए। जनसंख्या संयोजन का तात्पर्य जनसंख्या की उन विशेषताओं से है जो कि मापने योग्य है। क्या है, मापने योग्य है और जो जनसंख्या के वर्ग को दूसरे वर्ग से पृथक करने में मदद करता है। यानी ये जो है, ये
जनसंख्या की एक विशेषता है। जनसंख्या संयोजन क्या है? जनसंख्या की एक विशेषता है जिसे हम माप सकते हैं। दूसरी बात कि जनसंख्या के एक वर्ग को दूसरे वर्ग से पृथक, पृथक मतलब होता है अलग करने में मदद करता है। जनसंख्या संयोजन क्या करता है? एक जनसंख्या को दूसरे जनसंख्या, एक वर्ग की जनसंख्या को दूसरे वर्ग की जनसंख्या से अलग करने में मदद करता है। अब जैसे कि अगर हम बात करें तो आयु, लिंग, साक्षरता, आवास का स्थान और व्यवसाय जनसंख्या संयोजन के मुख्य तत्व है। आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जनसंख्या संयोजन के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? तो आयु है, लिंग है, साक्षरता है, आवास स्थान है और व्यापार है। ये सब जनसंख्या संयोजन के मुख्य तत्व है। अगले प्रश्न की ओर यदि हम लोग चले तो अगला प्रश्न कहता है कि लिंग संगठन, यहाँ है जनसंख्या संयोजन और ये है लिंग संगठन या संरचना से आप क्या समझते हैं? लिंग संगठन या संरचना से आप क्या समझते हैं? तो लिंग संगठन या संरचना का अर्थ किसी जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों का संगठन है। लिंग संगठन या लिंग संरचना का अर्थ किसी जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों का क्या है? संगठन है। इसकी माप लिंगानुपात या यौन अनुपात द्वारा किया जाता है और लिंगानुपात बराबर होता है कुल स्त्रियों की संख्या बट्टे कुल पुरुष की संख्या गुने 1000। लिंग अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है? कुल स्त्रियों की संख्या बट्टे कुल पुरुष की संख्या गुने 1000। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि लिंग अनुपात पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। लिंग अनुपात पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए यहाँ पर ये इसका उत्तर यहाँ दिया गया है। कहता है कि किसी जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। यह प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में मापा जा सकता है। लिंग अनुपात बराबर कुल स्त्रियों की संख्या बट्टे कुल पुरुषों की संख्या गुने 1000। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है साक्षरता पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। ये प्रश्न 2022 में पूछा गया है। अब देखिए साक्षरता का मतलब क्या है? तो कहेंगे पढ़ने और लिखने की क्षमता या योग्यता को साक्षरता कहते हैं। पढ़ने और लिखने की क्षमता या योग्यता को क्या कहते हैं? साक्षरता कहते हैं। जन आंकिकीय भाषा में 15 वर्ष या अधिक उम्र वाले जो लोग अपने दैनिक जीवन में एक छोटे तथा सरल कथन को समझकर पढ़ तथा लिख सकता है उसे साक्षर कहते हैं। यानी अगर हम अपने भाषा में कहें, जन अंकीय भाषा में कहें तो कहेंगे कोई भी व्यक्ति जिसका उम्र 15 साल या 15 साल से अधिक है, यदि वो अपने जीवन के छोटी बात को, सरल बात को वो समझ के पढ़ भी लेता है और लिख भी लेता है तो वो व्यक्ति साक्षर है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 2 से संबंधित जितने भी अति महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न था उसके बारे में डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मानव भूगोल, हो सकता है कि चैप्टर नंबर 4, 5, 6 भी इसी वीडियो में सम्मिलित हो जाए तो उसका डिस्कशन करेंगे। आज हम इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट शेष वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।